से लेकर प्लस में 20 से 30% के बीच में भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये एक कोर ग्रुप होगा जहाँ पे आप एक बार फंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके संग में कंटिन्यू करेंगे आने वाले टाइम के लिए। एक दूसरी ऑप्शन होता है जो आपको बोलते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये होते हैं हाई रिस्क हाई रिवार्ड फंड्स। जनरली यहाँ पे आप इंटरनेशनल फंड्स को काउंट कर सकते हो, थीमेटिक फंड को काउंट कर सकते हो, गोल्ड फंड को काउंट कर सकते हो, और क्योंकि ये एक सीजनल इफेक्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जब सीजन अच्छा चलता है तो उस हिसाब से काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल फंड्स को भी देखें तो वो पर्टिकुलर मार्केट को जनरली कवर करते हैं, यूएस मार्केट, जापान मार्केट, चाइना मार्केट। तो उस तरह से हर एक देश का एक साइकिल होता है। किसी साइकिल में किसी देश की तरक्की ज़्यादा चलती है, किसी में कम चलती है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। कई बार तो इनकी रिटर्न्स 40% तक दिखाई देगी, कई बार बहुत ही नॉमिनल 5 से 10% की कैटेगरी में भी लाई करता है। और उसके लिए और आप उसको लाइव ट्रैक नहीं कर सकते इतना कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क साइड रहती है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पैसा लगाएं, लेकिन अपनी जो वेटेज है वो 20 से 30% के अंडर ही रखें, उससे थोड़ा कम रखें तो ज़्यादा अच्छा साइड में रहेगा, क्योंकि सेफर साइड पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है डेट फंड्स की या लिक्विड फंड की। डेट फंड या लिक्विड फंड आपको फिक्स डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिल जाती है वोलेटाइल मार्केट के अंदर में। यहाँ पे आप चाहे इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर में इंक्लूड करें, या गिल्ट फंड को मान के चलें, या डेट फंड को मान के चलें, या फिर आप लिक्विड फंड को मान के चलें। लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहती है, सिक्योर साइड में रहते हैं। ओपन एंडेड फंड्स को लीजिए जहाँ पे आपको वो अच्छा पैसा बनने की उम्मीद रहती है, सेफ्टी के साथ में। पैसा डूबना लगभग ना के बराबर है। आज जिस तरह से सेबी ने नॉर्म्स को रखा हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा फ्रैंकलिन के बीच में कुछ हिले थे, लेकिन वहाँ पे भी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, तो पैसा आपका सिक्योर साइड में रहने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, कोर ग्रुप को ना हिलाएं। बाकी अपॉर्चुनिटीज वाले जो अपॉर्चुनिस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे हमको चेंज करते रहना पड़ता है साल दर साल के अंदर में, क्योंकि कभी किसी की साइकिल आती है, कभी किसी की साइकिल आती है। जैसे अभी करेंटली आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर की साइकिल आई है, जबकि आप देखेंगे पीरियडिकली अगर पीछे देखें तो कुछ सालों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स काफ़ी चल रहे थे। IT सेक्टर्स के फंड कुछ चले हैं अभी रिसेंट में, लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव साइड्स में चल रही थी। तो आपको देखना पड़ेगा किसकी साइकिल आ चुकी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जिसकी साइकिल जाने लगे तो वहां से एग्जिट करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होता है। तो उसी को हम रिव्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड में डिटेल्स लिखी है। एक साइड में आप क्या करेंगे, कोर ग्रुप के आगे अपने प्लान लिखेंगे कि आपके कौन से म्यूचुअल फंड्स कोर ग्रुप के अंदर में आते हैं। तो उनको आप नहीं हिलाने की सोचते हैं, क्योंकि आप इनको लंबा टाइम देंगे कमाने के लिए। इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं, किसको ज़्यादा वेटेज करके आगे बढ़ाना है, किसको कम बनाना है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिस्ट के अंदर में आपने कितने फंड डाले हैं और लो रिस्क लो रिटर्न्स वाले फंड्स में कितने डाले हैं, टोटल पोर्टफोलियो आपको दिखाई देने लगेगा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में जब आप कैटेगरी वाइज करेंगे। आप अगर देखेंगे परसेंटेज वाइज कुछ एरर हो रही है तो उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे एक टेबल रखिए जहाँ पे हम क्या रखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी मंथली कितने की जा रही है। जैसे हम 2000 की SIP करते हैं, उसको 4 हिस्सों में करते हैं। देखिए जितनी छोटी अमाउंट है तो उसको कम से कम बाइफरकेट करें। बड़ी अमाउंट में हमको काम करने के लिए ज़्यादा अच्छा मिलता है। जैसे हमारे पास में 10,000 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको बाइफरकेट करें, पर 5,000 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट को 2 या 3 फंड से ज़्यादा बाइफरकेट ना करें। इस तरह से आप बाइफरकेशन को आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। उस चीज़ को देखें। फिर उसके बाद में हम मंथली टोटल इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। फिर हमको एक चीज़ रखनी है कि हमारी एक्सपेंस रेशो कितनी जा रही है। हर फंड की अपनी एक एक्सपेंस रेशो होती है। जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशो बहुत ही लोअर साइड में मिलेगी, 0.10% के अराउंड में। लार्ज कैप के अंदर में भी आपको 0.50 के अराउंड में आपको मिलेगी, या 0.60 के बीच में। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा मिड कैप फंड में जाएंगे तो आपको एक्सपेंस थोड़ी हायर साइड में मिलने लग जाएगी, 1% के अराउंड में, 1+ में। थीमेटिक इंटरनेशनल फंड में 1.25 से लेकर 2.3 समथिंग तक आपको एक्सपेंस रेशो मिल सकती है। डेट फंड में फिर एक्सपेंस रेशो लोअर साइड में मिलेगी। तो आपको अपने जो फंड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक एक्सपेंस रेशो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि 5,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1% तुम दे देते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 50-60 रुपये आपके यहाँ पे नहीं लगे हैं, वो एक्सपेंस रेशो में जा चुके हैं। फिर बाद में आपने पिछले महीने को अगर कंपेयर करेंगे और इस महीने के रिटर्न्स को लिखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक महीने के अंदर में मेरे म्यूचुअल फंड्स ने किस तरह से परफॉर्म करा, रिटर्न्स में कितना चेंज आया पिछले महीने के कंपेरेटिवली। इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट अमाउंट का अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको टोटल अर्निंग दिखाई देगी कितनी आती है। तो अगर आप पिछले महीने के कंपेरेटिवली इस महीने के उसको वैल्यू को डालेंगे तो आपको
डेफिनेटली कंसिडर होगा कि आपकी रिटर्न्स किस तरह से आ रही हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं या नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। तो आप अगर ये चीज़ को करते जाएंगे, इस टेबल को मेंटेन करते चलेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो आपको दिखाई देगा मार्केट में किस तरह से चेंज हो रहा है। मतलब हम लेके सो नहीं सकते किसी भी फंड्स के साथ में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, आपको उसकी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। खास करके जो मैंने बताया थीमेटिक या इंटरनेशनल फंड, हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी वाले फंड, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न्स अगर नहीं मिल रही है अपने अकॉर्डिंगली, तो आप जो ट्रेंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली एंटर करें। उसके ट्रेंड में जब चेंजेस होने लग जाए तो वो आपके पोर्टफोलियो में विजिबल होने लग जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंगली मूव आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी यहीं पे दिखाई देती है। कई बार आप किसी म्यूचुअल फंड के साथ में भी या स्टॉक के साथ में एक टारगेट लेके चलते हैं कि मेरे को 20 से 30% रिटर्न अगर कमा के देगा तो मैं इसमें से कुछ सब बुक कर लूँगा, ताकि अल्टीमेटली अगर ये मार्केट में डाउनफॉल या रिटर्न टाइम चेंज हो तो आप उसको फ़ायदा उठा सकें। तो डेफिनेटली ये एक टाइम है जब आप महीने में बैठ के अपने सारे म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज करेंगे, उसमें इन्वेस्टेड वैल्यू के अगेंस्ट में करंट वैल्यू डालेंगे, रिटर्न्स निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है टाइम टू टाइम में। डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड्स में भी टाइम टू टाइम में प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। अब बात आती है यहीं पे जब हमने ये सारा का सारा स्टडी करा तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने 2015 से 17 से 18 से आप इन्वेस्टेड हैं और आपको अब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में स्टडी करने के बाद में समझ पे आया कि डायरेक्ट प्लान अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि जो आपके रेगुलर प्लान हैं वो आपको उस तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस तो काफ़ी सारी हायर साइड पर जा चुकी है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी प्लान का डायरेक्ट प्लान अच्छा लगता है और आप ऑलरेडी रेगुलर प्लान के अंदर में इन्वेस्टेड है, फॉर एन एग्जांपल आप एक्सिस का अगर आप देखते हैं ब्लू चिप फंड जैसे आपके पास में आता है, तो आपके पास में वो प्लान है और किसी ने आपको रेगुलर प्लान दे रखा, तो आपको रेगुलर प्लान को तोड़ के डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर प्लान को आप स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि वो पीछे की जो कमाई है वो कंटिन्यू करती रहे रिटर्न देना, और आगे के लिए आप डायरेक्ट प्लान के संग में कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? वो रीज़न ये है कि जो एक्सपेंस रेशो होती है वो आपकी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है। मतलब आज मैं अगर 5,000 रुपये देता हूँ तो वो 5,000 में से जो 20-50 रुपये काटने होते हैं बाकी को वो इन्वेस्टेड कर देते हैं। तो जो आपका खर्चा हो चुका है तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशो जा चुकी है, उसको रेगुलर डायरेक्ट में कन्वर्ट करने से कोई एडिशनल फायदा नहीं होने वाला है आपको। हाँ, अब के बाद जो आगे की इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो इस तरह से आप मंथ में एक बार डेफिनेटली सेट करें, अपने पोर्टफोलियो को पूरा समझें कि आपने कहाँ कहाँ पे एलोकेशन कर रखा है, कौन सी बकेट आपकी टिक हो चुकी है आपके टारगेट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद दूसरी बकेट को फिल करना शुरू करें। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट पूरा हो चुका है तो आप इंश्योरेंस सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करें। ये दोनों कवर हो जाते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक के अंदर में धीरे धीरे एंटर करना शुरू कर सकते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब